आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं नेट जेआरएफ के कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले कि आज का हम पहला क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं कि गुड लिविंग ग्रुप्स आर वीक बेसिस, यानी आसानी से जो निष्कासित या प्रतिस्थापित हो जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं किसी मॉलिक्यूल से, ऐसे ग्रुप्स, ऐसे समूह जो हैं वो वीक बेसिस होते हैं। वीक बेसिस इसलिए, यानी बेस यानी जो इलेक्ट्रॉन देता है, वीक बेसिस यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे उसका मतलब दे आर हैप्पी एंड स्टेबल ऑन देयर ओन, यानी वो जैसे हैं उसी अवस्था में वो खुश या स्टेबल हैं, इलेक्ट्रॉन्स का आसानी से दान नहीं करते हैं। इसीलिए वो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर जुड़े हुए हों तो वहाँ से x माइनस या x के रूप में निकल सकते हैं, निष्कासित हो सकते हैं, यानी वे अच्छे निष्कासित होने वाले गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, क्योंकि वो इस अवस्था में ज़्यादा स्थायी हैं, इलेक्ट्रॉन्स का दान आसानी से नहीं करते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। कुछ एग्जांपल्स जो है वीक बेसिस या गुड लिविंग ग्रुप, यानी आसानी से अच्छी तरह से निष्कासित होने वाले समूह जो नाभिक स्नेही हैं, वो उनमें से कुछ अच्छे जो वीक बेसिस हैं या गुड लिविंग ग्रुप हैं वो है हैलाइड आयंस, वाटर या जैसे पैराटोल्यूइन सल्फोनेट। तो पैराटोल्यूइन सल्फोनेट को याद रखते हैं हम, यहाँ जो रेड कलर से हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है। और वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप, जितना वीक बेस होगा यानी दुर्बल क्षार होगा वो अच्छा निष्कासित होने वाला समूह होगा। ये पहली बात है। दूसरी बात ये हमें ध्यान में रखनी है कि PHS माइनस थायोफिनॉक्साइड आयन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग प्रबल न्यूक्लियोफाइल है। तो ये दोनों बातें हमने ध्यान में रखी। अब देखिए ये लिस्ट है, इसमें एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप्स यानी बहुत अच्छे निष्कासित होने वाले समूह, यानी बहुत दुर्बल जो क्षार हैं वो, ये उनकी लिस्ट है, ये सारी जो दिखाई गई है। इसमें ये देखिए पैराटोल्यूइन सल्फोनेट जो है यहाँ पर है, और उससे भी प्रबल है आई माइनस आयोडाइड आयन जो हैलाइड है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो ये भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसकी तुलना में ये कम है। तो ये बात हम ध्यान में रखते हैं। यहाँ अपनी जानकारी के लिए मॉडरेट लिविंग ग्रुप्स, यानी न ज़्यादा प्रबल निष्कासित होने वाले, न दुर्बल, बीच बीच के जो हैं वो जो वीक बेसिस होते हैं, मॉडरेट लिविंग ग्रुप्स हैं, वो ये है। पुअर लिविंग ग्रुप्स यानी जो आसानी से निष्कासित होते नहीं हैं ग्रुप्स, जैसे आपने देखा है कि अल्कोहल में OH ग्रुप आसानी से निष्कासित नहीं होता है, तो ये ग्रुप्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, इसलिए अच्छी तरह आसानी से निष्कासित नहीं होते। एक्सट्रीमली पुअर लिविंग ग्रुप्स यानी बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, वो ये दोनों हैं। तो ये सारी अपनी जानकारी के लिए हम रखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है आज का, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो ये हमको सबस्ट्रेट दिया हुआ है, ये रिएजेंट है, और पूछा गया है कि प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो ये हमारे पास हमारे पास चार ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं, और हमने अभी अभी देखा कि PHS माइनस जो है एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। हमने ये देखा है कि ये जो सबस्ट्रेट है इसमें I माइनस अगर निकलता है, वो सबसे अच्छा निष्कासित होने वाला समूह है। उससे कम लेकिन फिर भी अच्छा निष्कासित होने वाला समूह जो है वो टोसाइलेट है। अब इनमें हम अगर देखें तो क्वेश्चन आंसर अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि जो चौथा ऑप्शन है यानी D है, उसमें SPH यहाँ लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, और उसका मतलब NO2 ग्रुप निष्कासित हुआ है, जैसा कि हमने अपने टेबल में देखा था और हमने पता किया था कि I माइनस प्रबल है, ये भी प्रबल है, ये नहीं है, तो इसका प्रतिस्थापन PHS जो थायोफिनॉक्साइड आयन है उससे ये नहीं होगा। तो उसका रिप्लेस नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, यानी जो चौथा ऑप्शन है वो आंसर हमारा नहीं हो सकता।
इन तीनों में से देखते हैं, इन तीनों में से यहाँ पर आयोडो ग्रुप का रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, यहाँ रिप्लेसमेंट हुआ है। लेकिन एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि यहाँ SN2 मैकेनिज्म होगा, ये बड़ा आकार का है, यहाँ अंदर से विपरीत दिशा से ये कहीं किसी भी हालत में आक्रमण नहीं कर सकता है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री जो यहाँ है वो सबसे प्रबल निष्कासित होने वाला समूह गुड लिविंग ग्रुप होने के बावजूद भी ये निष्कासित नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है और PHS- इसके बैक साइड अटैक नहीं कर सकता है। जबकि जो यहाँ पर OTS है उसमें ये आसानी से बैक साइड अटैक इस कार्बन पर कर सकता है और जिसकी वजह से OTS का रिप्लेसमेंट हो जाएगा SPH ग्रुप से। तो हम देखते हैं कि ये जो आंसर है दैट इज़ रॉन्ग, ये नहीं हो सकता। इन दोनों में से आंसर होगा। अब इन दोनों में से आंसर बी क्यों होगा वो देख लेते हैं। वो ये क्योंकि अबव द प्लेन, तल से ऊपर है। SN2 में उसके विपरीत दिशा यानी तल के नीचे से अटैक होगा, तो जो PHS ग्रुप है वो नीचे से जुड़ेगा यानी विपरीत दिशा से, जिस दिशा से OTS ग्रुप है निष्कासित होने वाला समूह जिस दिशा से जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, उसके विपरीत दिशा से, यानी ये तल के ऊपर है तो वो तल के नीचे से आक्रमण करेगा। तो यहाँ ये जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो करेक्ट है और ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है किस प्रकार से ये हुआ है और बैक साइड अटैक होता है। जिस साइड से लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उसके पीछे की तरफ से हो रहा है, तो बिलो द प्लेन ये ग्रुप लगा और हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं कि द ईज ऑफ रिडक्शन of various functional groups towards catalytic hydrogenation। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण जो है वो कई क्रियात्मक समूहों का होता है। इस लिस्ट में यह दिया हुआ है कि कौन सा आसानी से होता है। ईजीएस्ट है RCOCl जो कि RCHO में रिड्यूस या अपचयित होता है। RNO2 जो RNH2 में अपचयित हो जाता है उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। फिर नीचे की तरफ है बेंजीन जिसका साइक्लोहेक्सेन में रिडक्शन होता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनेशन के द्वारा। और कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो इनर्ट है यानी निष्क्रिय होता है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के द्वारा। जब हम उसका रिडक्शन या अपचयन करते हैं तो COOH ग्रुप जो है वो रिड्यूस नहीं होता। रिड्यूस क्या होता है आसानी से? NO2 ग्रुप। इस बात को हम याद रखते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जो मेजर प्रोडक्ट सबसे अधिक मात्रा में बनेगा वो प्रोडक्ट कौन सा है? हमें सबस्ट्रेट ये दिया हुआ है। रिएक्शन क्या है? रेनी निकल के साथ H2 है, उसका मतलब सीधा सीधा ये उत्प्रेरकीय यानी कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन या कैटालाइटिक रिडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और हमने अभी देखा कि COOH ग्रुप तो इससे रिड्यूस नहीं होगा, इनर्ट होता है कैटालिटिक रिडक्शन के द्वारा। NO2 आसानी से NH2 में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर बेंजीन ग्रुप को उन्होंने रिड्यूस किया है, दैट इज़ रॉन्ग। और क्योंकि मुश्किल से होता है बेंजीन ग्रुप। और NH2 किया है और CH2OH किया है, दोनों ग्रुप COOH ग्रुप जो है वो रिड्यूस नहीं होता है, अपचयित नहीं होता है, हमने देखा है। ये देखिए NH2 में रिड्यूस होगा लेकिन CH2OH में COOH रिड्यूस नहीं होगा, तो ये भी गलत है। द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी इन दिस केस। ये सही है, NO2 रिड्यूस होगा, COOH रिड्यूस नहीं होगा और ये जो बेंजीन रिंग है वो भी रिड्यूस या अपचयित नहीं होगा कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से, जैसा कि हमने अभी जस्ट पहले देखा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है जो है वो डी है। सो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये रिडक्शन हुआ और यही हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले NBS के बारे में याद कर लेते हैं। देखिए एल्कीन्स रिएक्ट विथ NBS टू गिव एलाइल ब्रोमाइड। तो ये देखिए ये एलाइल ग्रुप है और ये एलाइल ग्रुप है मान लें, तो ये एलाइलिक हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन आया है।
तो ये यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन होगा वो एलाइलिक हाइड्रोजन माना जाएगा, और उसका जो है रिप्लेसमेंट हुआ है, उसकी जगह Br लगा है। यूज़ किया है हमने NBS यानी एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड को हमने यूज़ किया है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो लाइट या पेरोक्साइड से स्टार्ट होता है, क्योंकि फ्री रेडिकल इसके अंदर बनता है। इस रिएक्शन को वोल जिगलर रिएक्शन ब्रोमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक नेम रिएक्शन है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ एग्जांपल्स, ये जिनमें हम देख सकते हैं कि ये देखिए, ये एलाइलिक हाइड्रोजन ये वाला है, CH3 का जो हाइड्रोजन है, और उसका रिप्लेसमेंट हुआ है एक हाइड्रोजन का Br से। NBS के प्रेजेंस में लाइट होगा या फिर होगा कोई पेरोक्साइड। उसी तरह से ये भी एलाइलिक हाइड्रोजन की तरह कार्य करता है। ये देखिए एलाइलिक सिस्टम है ये, C डबल बॉन्ड C, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH जो है वो एलाइलिक हाइड्रोजन होता है, यानी डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड C और C इसके ऊपर जो हाइड्रोजन होगा, दिस इज कॉल्ड एज एलाइलिक हाइड्रोजन। उसका इस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट Br ब्रोमो ग्रुप से हुआ है। तो ये हमने ये रिएक्शन देखा। इसका मैकेनिज़्म यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये रिएक्शन मैकेनिज़्म दिया है, आप देख सकते हैं कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है, जिससे कि HBr और Br2 दोनों ही इस मैकेनिज़्म में इन्वॉल्व हैं। ये एलाइलिक सिस्टम है, और आप देख सकते हैं कि एलाइलिक जो फ्री रेडिकल या एलाइलिक सिस्टम ये रहा, और ये एलाइल फ्री रेडिकल बना है, और जिससे आप देख सकते हैं कि उस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ है, और यहाँ पर Br आके लगा है, ब्रोमो ग्रुप लगा है। तो ये इसका मैकेनिज़्म है, जिसको आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमें सबस्ट्रेट दिया हुआ है, NBS दिया हुआ है, PHCOO ट्वाइस यानी पेरोक्साइड हमको यहाँ पर दिया हुआ है। अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हमको मालूम है कि ये जो एलाइलिक हाइड्रोजन है वो Br से रिप्लेस होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इस हमने जो एग्जांपल्स देखे थे उसमें ये जो सबस्ट्रेट है वो हमें दिया हुआ था। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि एलाइलिक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट Br से हुआ। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से ये रिएक्शन हुआ है। देखिए NBS का HBr के साथ रिडक्शन, HBr इज़ इन ट्रेसेस इन NBS। ट्रेसेस यानी बहुत कम मात्रा में HBr होता है NBS में, और NBS यहाँ इस तरह से जनरेट भी होता है, जो इस रिएक्शन में यूज़ हो रहा है बाद में। और आप देख सकते हैं कि इसमें से Br2 बना पहले स्टेप में से। ये हमारा पेरोक्साइड है। पहचान ये है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे कंपाउंड्स पेरोक्साइड होते हैं। और ये हमने देखा था, ये होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला दिया हुआ था, खोल के हमने लिखा है। तो ये हमारा पेरोक्साइड है। और हीट या लाइट के प्रेजेंस में जो है ये बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का होमोलाइटिक फिशन होता है, और इस तरह से हमें फ्री रेडिकल मिला, जो जिससे कि CO2 जब निकल जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हुआ और यहाँ पर से सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, तो डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और जिससे कि CO2 दो निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो फ्रैगमेंट्स बने हैं, तो दो कार्बन डाइऑक्साइड निकले, दो pH रेडिकल यहाँ पर हमें मिले हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा सबस्ट्रेट है, उसके साथ जो pH रेडिकल है उसका रिएक्शन है। हाइड्रोजन को उसने एब्स्ट्रैक्ट किया, हाइड्रोजन को इसने निकाल लिया यहाँ से, और C6H6 में ये कन्वर्ट हो गया। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो Br2 यहाँ बना था उसके साथ ये फ्री रेडिकल रिएक्शन हुआ, और इस रेडिकल और Br रेडिकल जो इसका होमोलाइटिक फिशन होता है, समांगी समांगी इसमें जो फिशन है वो हुआ, और जिसमें से कि एक रेडिकल यहाँ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये दो इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में बॉन्ड बना, और ये बॉन्ड नया बॉन्ड बना है इसमें और इसके बीच में। सो प्रोडक्ट हमको ये प्राप्त हुआ है। और ये जो हमारा सबस्ट्रेट है, फिर दोबारा आप देख सकते हैं कि ये जो Br रेडिकल यहाँ बना है
वो सबस्ट्रेट के साथ मिलकर फिर दोबारा HBr एब्स्ट्रैक्ट करके ये फ्री रेडिकल बनता है, और ये फ्री रेडिकल यहाँ पर Br2 के साथ रिएक्ट करके फिर दोबारा इस रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। तो इस यहाँ से ये चेन जो है आगे चलने लगती है, तो प्रोडक्ट बार बार बन सकता है। साथ ही साथ जो HBr यहाँ पर निकला है, यहाँ पर जो H और Br के बीच में जो रेडिकल्स के बीच में जो बॉन्ड बने हैं, वो फिर दोबारा NBS के साथ रिएक्ट करके Br2 और जनरेट करता है। तो इस प्रकार से ये चेन चलती है और हमारा प्रोडक्ट बना है A, जो कि हमने मैकेनिज्म से यहाँ जस्टिफाई किया है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, देखिए टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यहाँ पर है, और ब्यूटॉक्साइड ये जो अच्छा बेस है और ये एलिमिनेशन करेगा, और एलिमिनेशन के प्रोडक्ट्स यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। तो इसमें जो डी प्रोडक्ट है, जो ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज़ रॉन्ग, और यहाँ पर ये भी गलत है। दोनों ये Br जो हैं, दोनों जो 1-2 पोजीशन पे हैं, वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन यहाँ से जो इसके ऑपोजिट में होगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ से, उसका यहाँ से एलिमिनेशन होगा। किस प्रकार से होगा वो ये देख लेते हैं। ये एक बड़ा बेस है, और ये दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो ये ब्रोमो ग्रुप लगे हुए हैं वो स्टेबल आइसोमर होता है, क्योंकि ये बेस बल्कि है, और एलिमिनेशन के लिए जो 180 डिग्री ऑपोजिट एक्सियल पोजीशन होता है वो ज़्यादा फेवरेबल होता है। तो उसके लिए जो है इसका एक्सियल आइसोमर 1,2 डाइब्रोमो एक्सियल आइसोमर को लिया है, जिसकी वजह से जो साथ वाले यानी इस ब्रोमो के साथ वाला ये वाला CH बॉन्ड और इस ब्रोमो के साथ ये वाला CH बॉन्ड है, और इसमें देखिए इस हाइड्रोजन को टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो आयन है, बेस है, उसने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया और अपने इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इसके साथ बॉन्ड बनाया, और TBUOH टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में निकलता है यहाँ से। और आप देख सकते हैं इस ग्रीन कलर के एरो से दिखाया हुआ है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं, और ये जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड बनता है। इसके साथ ही एक और भी है, ये देखिए ये एक्सियल में आ गया है, क्योंकि जब हम इसको फ्लिप करते हैं तो दोनों इक्वेटोरियल हैं, इक्वेटोरियल एक्सियल में चेंज हो जाते हैं, इसलिए हमें ये वाला आइसोमर इससे फ्लिप करने पे मिला। हालांकि ये कम स्टेबल है क्योंकि दोनों ब्रोमो एक्सियल में है। हमने पहले इसका एलिमिनेशन और इसका डबल बॉन्ड बनना दिखा दिया था। दूसरा जो ब्रोमो है ये है, उसके निकटवर्ती जो हाइड्रोजन है एक्सियल में ये हाइड्रोजन है, और जो ये माइनस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया, और रेड कलर के एरो से हमने देखा कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन दोनों कार्बन के बीच में इस तरह से शिफ्ट हो जाता है, और साथ ही आप देख सकते हैं कि ये Br माइनस भी एलिमिनेट हो रहा है। यहाँ पर भी Br माइनस एलिमिनेट अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर यहाँ से Br माइनस निकल रहा है। तो Br माइनस जो है 2 बार निकल रहा है, 2 Br माइनस या 2 Br माइनस आप कह सकते हैं, ये भी निकल रहा है और ये भी एलिमिनेट हो रहा है। कुल मिला के हम यहाँ कह सकते हैं कि एक H और ये Br एलिमिनेट हुए निकले, उसी तरह से ये Br और ये H यहाँ से निकले। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इन दोनों के बीच में शिफ्ट हुआ, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर इस कार्बन पर 4 वैलेंसीज पूरे हो गए, और इसलिए जो ब्रोमो ग्रुप है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहाँ से आसानी से निकल सका। तो इस तरह से 2 डबल बॉन्ड्स यहाँ पर बन रहे हैं। ये वाला डबल बॉन्ड इसके निष्कासन पे यहाँ पर बना है, और हम इस प्रोडक्ट को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ऑप्शन जो था वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, एंड दिस इज द explanation. The correct order for the rate of thermal decarboxylation of the following compound is. तो ये हमें ये 3 कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं, और पूछा है थर्मल डिकार्बोक्सिलेशन। थर्मल यानी तापीय डिकार्बोक्सिलेशन यानी CO2 का निष्कासन होना।
वी कार्बोक्सिलेशन होना। तो देखिए, जब इसमें से CO2 निकलेगा तो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमें सीधे सीधे मालूम पड़ता है। लेट अस मेक इट मोर क्लियर। यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। हम देखते ही पता कर सकते हैं कि ये जो माइनस चार्ज यहाँ पर आएगा उसका रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेजोनेंस के द्वारा डिलोकलाइज नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से ये काफ़ी अनस्टेबल होगा, क्योंकि इसका जो लोब होगा जिस पे पी लोब पे ये माइनस चार्ज है वो रिंग के वलय के 90 डिग्री पर होगा। तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेजोनेंस के लिए पी ऑर्बिटल्स का आपस में पैरेलल होना ज़रूरी है। उसके साथ ही हम देख सकते हैं यहाँ पर जो C माइनस आयन बनेगा वो यहाँ पर एक प्लस चार्ज भी आएगा। जो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज वो जो होता है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अधिक विद्युत ऋणी है। ये कार्बन कम विद्युत ऋणी है और कार्बन के चार्ज का डिलोकलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये भी अनस्टेबल बहुत होगा। और सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा इनकी तुलना में, क्योंकि यहाँ जो C माइनस है वो उतना अनस्टेबल नहीं होता है। तो सबसे अनस्टेबल है ये, उससे कम अनस्टेबल है ये, और सबसे ज़्यादा स्टेबल इन तीनों में C है। तो डीकार्बोक्सिलेशन की बात कर रहे हैं, जितना ज़्यादा स्टेबल जो आयन बनेगा या मध्यवर्ती बनेगा उतना ज़्यादा करेक्ट और उतना ज़्यादा वो इजी होगा डीकार्बोक्सिलेशन। यानी जो ये स्टेबल है तो रेट ऑफ थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन इसकी सबसे ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। तो आंसर हमारे पास इसमें B ज़्यादा दिखाया गया है गलत, A ज़्यादा दिखाया गया है गलत, इन दोनों में से होगा। लेकिन हमें ये मालूम है कि C माइनस अगर जो यहाँ पर हो तो वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, इसका स्टेबलाइजिंग इफेक्ट कुछ नहीं है। सो दिस इज़ द मोस्ट अनस्टेबल और उसका रेट सबसे कम होगा। तो ऑप्शन जो है हमारा वो है ऑप्शन नंबर A। ये देखिए, फिनाइल कार्बोनाइन जो है उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं जो C माइनस चार्ज है वो पूरे रिंग के परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो सकता और ये अनस्टेबल होता है। ये देखिए, ये आयंस बने हैं और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये आयंस जो यहाँ पर ये लीस्ट स्टेबल है, ये इन सब में, इन तीनों में मोस्ट स्टेबल है। तो इसका रेट फास्ट होगा, उसके बाद इसका होगा और लास्ट में इसका होगा, जो हमारा आंसर था। इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं कि टर्शरी ब्यूटाइल एस्टर्स जो हैं दे आर इजी टू डी प्रोटेक्ट विथ TFA ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। यानी एस्टर्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हमें चेंज करना है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को टर्शरी ब्यूटाइल एस्टर के द्वारा प्रोटेक्ट या परिरक्षित किया जाता है, तो उस विपरिरक्षण या डी प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड का आसानी से इस्तेमाल किया जाता है और आसानी से ये डी प्रोटेक्ट या विपरिरक्षित होकर COOH में एस्टर परिवर्तित हो जाता है। एमीन्स का जो प्रोटेक्शन ग्रुप है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये कार्बोमेट ग्रुप है, और इसमें जो हमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना है वो कि ये NH2 का हमने कार्बोमेट बनाया है और एक हाइड्रोजन की जगह COOR लगा हुआ है, और यहाँ पर NH2 के एक हाइड्रोजन की जगह CBZ ग्रुप लगाया है, कार्बोक्सी बेंजाइल ग्रुप CBZ ग्रुप लगाया हुआ है, और उसको NH2 को, नाइट्रोजन को हमने, एमीन को हमने प्रोटेक्ट किया है। हमें जो बात ध्यान में रखनी है वो ये कि जब CBZ इज़ रिमूव्ड विद PDCNH2, ये NH2 ग्रुप है और उसका जब हमें प्रोटेक्शन करना है तो वो इस तरह से प्रोटेक्ट हो गया, और रिमूव करना है CBZ को तो H2PD C के साथ हमने इसको डी प्रोटेक्ट किया। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो CBZ ग्रुप यानी कार्बोक्सी बेंजाइल ग्रुप को हम जो रिमूव कर सकते हैं वो है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के द्वारा। और भी दूसरे ग्रुप्स के रिमूवल यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसका एग्जाम्पल और यूज़ लिखा हुआ है, लेकिन हमें जो ध्यान देना है वो ये CBZ का रिमूवल है PTC H2 के द्वारा। तो इन दोनों बातों को हमने ध्यान में रखा। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक सबस्ट्रेट हमको दिया हुआ है और ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड हमको दिया हुआ है। यहाँ पर CBZ का यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है और हमसे पूछा है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड का, इसमें अगर हम रिएक्शन करवाते हैं परिवर्तन क्या आएगा। हमने अभी देखा कि जो ये CBZ ग्रुप है वो NH2 में चेंज ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड के साथ चेंज नहीं होगा। इसके अलावा हमने देखा है कि यहाँ जो ये NH CBZ जो है वो वैसा ही रहेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा, और जो चेंज होगा वो है जो टर्शरी ब्यूटाइल एस्टर है वो COOH में डी प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ दिखाया है OH ट्राइफ्लोरोएसिटिक के साथ OMe OH में चेंज हो रहा है, दैट इज़ रॉन्ग। यहाँ पर दिखाया गया है कि NH CBZ जो है डी प्रोटेक्शन हुआ, NH2 हमें वापस मिल गया जो कि कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से मिलता है, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड से नहीं मिलता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर D है। तो दिस इज़ द आंसर ऑन योर स्क्रीन। ये एक्सप्लेनेशन है। हालांकि हमें इतने सारे रिएक्शन मैकेनिज्म की हमें उस वक्त जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं उस वक्त इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।